स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है इंडिया का सवाल, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। तैयारी भी काफी जोरों से चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं की है, मगर दिल्ली का माहौल देखकर ये नहीं कह सकता कोई भी कि चुनावी माहौल नहीं है। दिल्ली में घुसपैठ का मुद्दा तेजी से उछाला जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ की धमक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, दिल्ली के बाहर बंगाल में भी इसकी तपिश देखने को मिल रही है। बंगाल की सीएम ममता ने कहा है कि केंद्र के इशारे पर बीएसएफ बंगाल में घुसपैठ करा रही है, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता दीदी घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाकर स्वागत उनका कर रही हैं। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसी बात को लेकर रार देखने को मिल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली की सिक्योरिटी तो केंद्र के पास आती है, तो केंद्र इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो वहीं इन सबके बीच दिल्ली पुलिस का बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। पिछले हफ्ते साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था और इसके बाद बुधवार को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 गिरफ्तार किए गए। लेकिन दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा तेजी से उछाला जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रंग में रंग चुकी है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अभी से ही एड़ी चोटी का दम लगा कर रखा है और इस चुनाव में फर्जी वोटर आईडी कार्ड और बांग्लादेशी मुद्दा गहराया हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस का बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पिछले हफ्ते साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश रिपोर्ट किया था। इसके बाद बुधवार को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश रिपोर्ट किया है और ये 11 बिना आईडी के अलग अलग छोटे छोटे होटल में रह रहे थे और लेबर का काम करते थे। इनके अलावा पिछले रविवार को साउथ दिल्ली पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। टोटल 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला रैकेट बस्ट किया है। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक घुसपैठ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ममता सरकार ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार के आदेश पर बीएसएफ बंगाल में घुसपैठ कर रही है, तो गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता दीदी बांग्लादेशियों की घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर रख रही है। ডিএমদের কাছে ইনফরমেশন থাকে কোথায় যাচ্ছে। মনোজ, তুমি কোনো ইনফরমেশন পেয়েছো ডিএমএসপিদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত? পাওনি। তার মানে ডিএমএসপিরা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। রাজীব কুমার আমাকে কিছু কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে এবং আমি লোকাল ইনফরমেশন পেয়েছি কিছু। যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে পজিটিভ এসছে আমরা জানি, ডিটেলসটা আমার চাই, কারণ আমি একটা স্ট্রং লেটার লিখবো। बंगाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए, और अभिषेक बनर्जी अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। पहले उनको माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ बंगाल तक नहीं सीमित है, दिल्ली में भी इसकी तपिश देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल घुसपैठियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली की डेमोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर सिंह और अनीता सिंह फर्जी वोटों की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार
कि अरविंद केजरीवाल तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का काम कर रही है। पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर वोट काटा जा रहा है। दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे। ये काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव में अभी कुछ वक्त बाकी है। इधर उससे पहले दिल्ली की सियासत गर्म होती जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरदीप पुरी ने सार्वजनिक जानकारी दी है कि उन्होंने रोहिंग्या को कहां बसाया है। बॉर्डर सुरक्षा अमित शाह के अंडर आती है। जाहिर है दिल्ली के चुनाव में इस घुसपैठ का मुद्दा गहराता जा रहा है और दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर जुबानी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आइए आपका इन मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नीतीश चौरसिया, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुक करते हुए नीतीश जी का। नीतीश जी, ये जो असली वोटर लिस्ट और नकली वोटर लिस्ट का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, सबसे पहले तो सवाल यही, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप ये भी लग रहा है कि अपने वोट बैंक के फायदे के चलते बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति आम आदमी पार्टी इतना नरम हो चुकी है कि उन्हें पूर्वांचली करार दे रही है, जो दिल्ली की 25% आबादी है पूर्वांचलियों की। नीतीश जी, हमेशा बात करना चाहूंगा अमित शाह जी का। कम से कम वो लगे चुनाव उन्होंने एक काम ये कहने का कि हम उनको माइग्रेट लोग हैं उनको खोजना। विशेष तौर से धन्यवाद मंत्रालय का। चलिए 15-20 जो मिले तो सही, नहीं तो ये तो सदन में ये बात कह देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है जिसमें कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या भारत में हैं, इसका काम कर रहे हैं और कौन कौन है। हरदीप पुरी जी से पूछिए, वो तो इनको फ्लैट देने की बात कहते हैं, उनका ट्वीट है, फ्लैट देते हैं, बेसिक कम्युनिटीज देने की बात करते हैं। और रही बात पूर्वांचलियों को किस प्रकार से रोहिंग्या बताने का काम सदन में जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने खुले तौर से करा और हमारे नेता श्री संजय सिंह जी ने उसका खुला विरोध किया। ये सब चीजें जनता के सामने एक्सपोज्ड है। इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि भाजपा और तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इस पूरे वोट के प्रति जो उतार चढ़ाव और जितनी इन्होंने षड्यंत्र करनी थी उसको एक्सपोज किसने करा? हमने करा। आज हम ये चाहते हैं कि इसमें खुली बहस हो। क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं? जो सही वर्ग के लोग हैं, पूर्वांचल समाज के लोग हैं, झुग्गी वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज के हैं, ऐसे तमाम वर्ग के लोग हैं, उनके गरीबों का वोट काट रहे जो यहाँ 40-40 साल से रह रहे हैं और आपसे सीमा सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, सीमा वहां बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक कोई अगर आ जाता है तो कैसे आता है, किसकी जवाबदेही है? मैंने तो उससे पहले भी कई जगहों पे कहा था, अमित शाह जी को सीमा देना चाहिए। पर आखिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूर्वांचली, आखिर पूर्वांचलियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है इस आधार पर? देखिए, हमने सबसे पहले इस चीज को एक्सपोज करा और हमने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया कि किस प्रकार जेपी नड्डा जी पूरी तरीके से इस मामले में पूर्वांचलियों को रोहिंग्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे और हमने उनके कुछ डाटा साक्ष्य भी रखे थे। कुछ दिन पहले देखा होगा
आपको मैं एक ठीक है, डेटा देता हूं। अनंत अमित जी आपके पास आते हुए 45 आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक तो आपके पास डेटा नहीं है, आपको इसका डेटा रखना चाहिए, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई किस आधार पर आप पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी साबित कर रहे हैं। फरेब की हद हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि विगत 11 वर्षों से जो फ्रॉड और फर्जीपन का जो नाटक और नौटंकी को दिल्ली में चल रहा है, वो दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता ये जानती है। अंजलि जी, किसी भी प्रदेश की राजधानी से उसको देश का पूरा और पता चलता है कि उस देश में क्या हो रहा है। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज हम हमारी राजधानी में जो फर्जीपने की जो सरकार चल रही है विगत 11 वर्षों से, वो राज्य की जनता तंग आती है। अब मैं इनके सवालों को जवाब देता हूँ। ये कह रहे थे रोहिंग्या की बात कर रहे थे, पूर्वांचल की बात कर रहे थे, तो अंजलि जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 25 से 30% दिल्ली की आबादी जो है पूर्वांचल और बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली में पड़े हुए हैं और संघर्ष कर अपना जीवन चला रहे हैं। आज 11 वर्षों से उनकी स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है, और जिसका सिर्फ एक कारण है अरविंद केजरीवाल जी की फर्जीपन की सरकार। पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे हमारे मित्र कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट से वोट काटने की बात। अंजलि जी, मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, और 3 बड़े उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के फर्जीपन और उनके लोग और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरीके से दिल्ली के वरिष्ठ लोगों का वोट काटा जा रहा है और रोहिंग्या का वोट जोड़ा जा रहा है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुलेमान अंसारी, पुत्र है हामिद अंसारी, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका वोट काटने का आवेदन कौन करता है? एक रितिका नाम की आवेदक है जो वोट काटने का काम करती है। हमने आज ही चुनाव आयोग को कहा है उसकी जांच चाहिए। दूसरी बात, उत्पल कुमार सिंह कौन है? डायरेक्टर जनरल पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वोट काटने का आवेदन किया है, विवेक शर्मा ने दिया है, उसकी जांच की है। तीसरा नाम है संजय भल्ला, जो कि कौन है? एडिशनल एडमिरल नेवी। इनका वोट काटने का नाम किसने दिया है? ये पंकज जी ने दिया। ये कौन है? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। एक है ताराचंद्र चौटाला जी, जिनके नाम से 108 फर्जी साइन किया गया है, और वो कार्यकर्ता किसके हैं? आम आदमी पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है और उन्होंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत किया चौटाला जी ने कि हमारे हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, इसकी जांच होगी। पहली बात, आज जो तमाम अंजलि जी इस तरीके से रोहिंग्याओं की वोट काटे जा रहे हैं, और जब पता चल रहा है कि 8 लाख 10 लाख वोटर जो है, देखिए 2014 में जब चुनाव हुआ तो 6 लाख वोटर दिल्ली में बढ़े। वो कौन थे और किसके द्वारा बढ़ाए गए थे? आम आदमी पार्टी के द्वारा। और वही 2019 के वोटर 9 लाख बढ़ाए जाते हैं। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से निर्यात करके लेके आ रहे थे? ये आम आदमी पार्टी। ठीक है, लेकिन इस बीच तो कांग्रेस का स्टैंड भी अलग ही नजर आ रहा है। डॉक्टर टीना करमबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? भाई कांग्रेस का स्टैंड आखिर क्या है? क्योंकि दिल्ली पर तो सभी का फोकस नजर आ रहा है। अब तो मायावती की भी एंट्री होने वाली है, जल्दी वो अपनी लिस्ट का ऐलान भी कर देंगे कौन कौन प्रत्याशी है सभी 70 सीटों पर। ओवैसी की भी एंट्री हो रही है। दिल्ली पर तो पूरा फोकस सभी का है। जब बात आती है दिल्ली की तो आम आदमी पार्टी भी किनारे कर दी जाती है, चाहे वो भले ही गठबंधन की साथ ही रही हो। टीना जी, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, आपने को सुनाया और वो बांग्लादेशियों पर बहुत बरस रहे थे। अब साहब से ये भी पूछ लिया जाए, शेख हसीना गई कि नहीं गई बांग्लादेश, या आपने उनको रखा हुआ अभी भारत में? आप बांग्लादेश को, शेख हसीना को अपने यहाँ रखेंगे, उनको अपने यहाँ स्थान देंगे, लेकिन आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय पत्र लिख चुका है, लेटर लिख चुका है। अब सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से आपको पूछना है कि क्या वो उनको भेजने वाले हैं, क्योंकि उनको बड़ी चिंता हो रही है बांग्लादेशी यहाँ कैसे आ गए। अरे सीमा इधर को भी आप लेकर आ गए, फिर आप मीडिया जाके सवाल भी पूछता है। तो देखिए, ये तो गृह मंत्रालय की गलतियां हैं। गृह मंत्री भी, जो कि अमित शाह, वो किस, हम बार बार कहते कि खोपचे में बैठे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या आप घुसपैठियों की तुलना
एक पूर्व प्रधानमंत्री से करना चाह रही हैं। जी जी, मुझे पता था आप यही सवाल करेंगे। तो ये मुझे बता दीजिए कि आपने जब शेख हसीना को रखा तो आपको और भी क्या तकलीफ हो रही है? पहली बात ये तो आप डबल ढोंगी तो फिर बजाएंगे लेकिन ना। बात तकलीफ की नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, सुनिए आप मेरी बात भी सुन लीजिए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है एक बहुत बड़ा, कि ये जो घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ तो घुसपैठ होती है, वो मुझे बताइए, ये तो सत्ता पक्ष से पूछिए ना। एक तरीके से बड़ा अपराध है। दूसरी तरफ जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, रोजगार है, बिजली पानी, मुफ्त बिजली पानी जो दिल्ली की सरकार देती है लोगों को, उसका लाभ उन लोगों को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर सवाल इसलिए उठता है कि आखिर घुसपैठियों को क्यों लाभ मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि गृह मंत्री साहब कुछ संज्ञान लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत कागज पत्री भी करिए, इधर तो जोड़ तोड़ से सरकारें मत बनवाइए। ये मत देखिए कि दिल्ली में आपकी सरकार कैसे बन जाएगी। आप ये बताइए कि मॉडल पार्टी कैसे आ रहे हैं? आपका जो शासन प्रशासन है वो कुछ कर भी रहा है, ऐसे ही बैठे हुए, या कोई भी अंदर आ जाता है, फिर आप सवाल उठाते हैं, उसमें डिबेट होती है, और जो आपके असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात नहीं होती है। क्योंकि पूछ लीजिए रोजगार पर, क्योंकि पूछ लीजिए दिल्ली में इतनी महंगाई क्यों है? दिल्ली तो केंद्र बिंदु है ना, दिल्ली तो देश की राजधानी है, सब लोगों की नजरें हैं, पूरे भारत की नजरें, चलिए सब पर नजरें हैं। रवि अरोड़ा जी, क्या आखिर वजह है कि दिल्ली ही सबके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? चाहे वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, फिर चाहे वो मायावती जो इतने समय से, चाहे वो यूपी विधानसभा उपचुनाव हो, वो शांति से रही, लेकिन अब जब बात आई दिल्ली की तो वो यहाँ पर भी आ गई, वो वैसे भी यहाँ पर आ गए, सबकी एंट्री भी हो रही है। आखिर वजह क्या है कि दिल्ली में इस तरीके से सबकी एंट्री भी हो रही है और वोटर लिस्ट को लेकर भी झगड़ा हो रहा है? कोई बढ़ाने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि काटा जा रहा है नाम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमें यह समझना होगा कि दिल्ली पूरे देश का संपूर्ण भारत है। दिल्ली के अंदर पूरे देश से लोग आते हैं और यहाँ से जो मैसेज जाता है पूरे देश में जाता है। और सबसे बड़ी बात है, सभी पार्टियां चाहती हैं कम से कम दिल्ली में तो एंट्री होनी चाहिए। और खासकर क्योंकि केजरीवाल ने जिस प्रकार से पहली बार में ही प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद लगातार सत्ता में रहे हैं, तो ऐसे में सबको लगता है कि यहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल सकता है उनको। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेशियों की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीएम के सरकार के अंदर जो है बांग्लादेशी आए थे, वो घुसपैठ हुई थी। उस समय पे होता क्या था कि आज भी ऐसा होता है, जो बॉर्डर एरिया है, मुर्शिदाबाद की बात करें या मालदा की बात करें, यहाँ के लोग आना जाना करते हैं क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता होता है उन गाँव का आपस में। लेकिन इसी दौरान जब वहाँ पे एक सीपीएम की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान लगातार एक बड़ी घुसपैठ हुई और एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया गया। मतलब ये वोट बैंक वो वोट बैंक था क्योंकि मुस्लिम तो था ही, दूसरा वहाँ की रूलिंग पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देता रहा क्योंकि उनकी शय पर ही वो सारी घुसपैठ हुई थी। और वो सिलसिला निरंतर जारी है, ऐसा नहीं है वो रुक गया। और आज वही क्लब कैडर, मतलब वहाँ पे क्लब सिस्टम चलता है पश्चिम बंगाल में, वो क्लब कैडर वोट जो बांग्लादेश के थ्रू वहां से आया, वो क्लब कैडर वोट तैयार किया गया और उसको क्लब के रास्ते वहां पे पूरे बंगाल के अंदर धीरे धीरे फैले। आज वही करीब, चाहे सरकार कहें आंकड़े नहीं है, करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, देश के हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर कोई इस प्रकार का बांग्लादेशी नहीं होता था, लेकिन आज आपको वहां भी हर जिले में मिल जाएंगे। मतलब मैं समझता हूं आज करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब जांच के आदेश दिए, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये कांड करते हैं दिल्ली में और करके भाग जाते हैं पश्चिम बंगाल, लेकिन पकड़ में नहीं आते क्योंकि सरकार के पास इनके आंकड़े तक नहीं होते। दूसरी बात देखिए अगर आप इसको चुनावों से, अगर आप समझिए, आप सुनिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप मेरी बात सुनिए, पहले अपनी बात रखने दीजिए, आराम से कर लीजिए, आप मेरी बात गौर से सुनिए। आपके इसीलिए आप लोग सुनते नहीं है, इसीलिए आपका जनाधार घट रहा है, इसीलिए देश आपको सुनता नहीं है, इसीलिए देश से आपका जनाधार घट रहा है। इसीलिए नहीं, पहली बात तो आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए मत सिखाइए। ये नहीं, यहाँ पर आपको मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है मैम। आप मुझे पत्रकारिता करना मत सिखाइए, मुझे पत्रकारिता करना मत सिखाइए। और घुसपैठियों पर चर्चा हो रही है तो मेरी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। जब घुसपैठियों के लिए सवाल खड़ा किया जा रहा है तो पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, आप बता दीजिए बांग्लादेशी नहीं है क्या? जिनको पुलिस पकड़ रही है जो बांग्लादेशी साबित हो रहे हैं, आप दिखा दीजिए कि वो बांग्लादेशी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उनके पक्ष में आइए।
पर सामने कोई नहीं आएगा क्योंकि सब जानते हैं बांग्लादेशी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो सरकार ने खत्म की, वो आज भी कहा जा रही है, सालों से आ रहा है। ठीक है, लग रहा है टीना जी बहुत सोच समझ कर आई हैं कि एंकर से सवाल पूछना है, पत्रकारिता से जुड़ा सवाल पूछना है, ना कि देश हित में क्या बातें हो रही है उस पर सवाल नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं। टीना जी आपको भी वक्त मिला और अन्य मेहमानों को भी बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो अगले मेहमान की तरफ रुख करते हैं। निरंजन पोद्दार जी, अब देखिए एक तरफ तो घुसपैठियों का मुद्दा उठता है और ये भी सवाल है कि जैसे ही चुनाव किसी राज्य में नजदीक आते हैं क्यों घुसपैठियों के खिलाफ ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। चाहे वो झारखंड के समय का देख लीजिए, झारखंड चुनाव के समय में घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया गया था बखूबी, और अब जब दिल्ली चुनाव आने वाले हैं तब भी पूरे देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। यही समय क्यों? देखिए अंजलि जी, राजनीति तो छलिया है। जिस तरीके से राजनीति के अंदर लोगों को छला जाता है या यूं कहें कि मुद्दों को ढाला जाता है, कहीं ना कहीं ये उसी की एक वानगी है। जिस राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं तब आपको रोहिंग्याओं का भी मुद्दा दिखाई देगा, आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा दिखाई देगा, आपको तमाम मुद्दे दिखाई देंगे। लेकिन जिस राज्य के अंदर जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद में वो सारी की सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है, यानी कि ढाक के तीन बात। अभी जैसे आपने उदाहरण दिया झारखंड के अंदर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा जिस तरीके से सर्वोपरि, यानी कि जिसको कहते हैं बिल्कुल सर पे पूछ करके चारों तरफ धोया गया, आज नहीं वहाँ पे कोई बांग्लादेशी घुसपैठ या जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलाव इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। जबकि वास्तव में ये है कि आज की तारीख में देश के लिए सबसे बड़ा नासूर ये चीज है। अब इसके अंदर अगर मैं बात कहूँ तो देखिए इसके अंदर मार्शा कोई भी नहीं है, सब के सब हमाम के अंदर निर्वस्त्र है जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो इसके अंदर निश्चित रूप से अंजलि जी, अगर ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो सबसे पहले उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब केंद्रीय गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, जब सीमा सुरक्षा आपके हाथ में है, जब दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, जब सारी की सारी केंद्रीय एजेंसियां आपके हाथ में है, तो उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी मात्रा में घुसपैठ और वो भी अनवरत जारी है, यानी कि आज भी घुसपैठ जारी है और डेमोग्राफी बदल रही है। जितने भी भारत के सीमांत क्षेत्र है, सीमांत राज्य, वहाँ पे जिस तरीके से आज लगभग ये मान के चलिए 130 जिलों की डेमोग्राफी का है ना, वहाँ का भौगोलिक वातावरण जिस तरीके से जनसंख्या की बदल गई है, तो इसके पीछे जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी जिसके पास इस चीज की ताकत है, यानी कि जिसके पास ये जिम्मेदारी है। रही बात यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार की, दिल्ली सरकार की बात करें तो ये सर्वदिन तक जिस तरीके से दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो जिस तरीके से इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनको जगह देते हैं, इनका बचाव करते हैं, निश्चित रूप से वो भी जो इस चीज के दोष मुक्त नहीं हो सकते। रही बात कांग्रेस की, तो अंजलि जी मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कांग्रेस कहाँ आ गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस शेख मुजीबुर रहमान को कांग्रेस ने बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनवाया था, उसके परिवार को भारत में शरण दी थी, आज वो कांग्रेस कह रही है शेख हसीना को भारत में शरण क्यों दी गई है। इनको ये चीज समझ में नहीं आई कि एक राजनीतिक शरण और एक घुसपैठ, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है। कौन देश ऐसा है कि जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को शरण नहीं देता। और आज अगर ये इस चीज को कहते हैं कि एक कट्टरपंथी या यूं कहेंगे एक धार्मिक उन्माद वाली सरकार के हाथ में वहाँ के जो पूर्व राष्ट्राध्यक्ष रही है हसीना, उनको छोड़ दिया जाए और उनको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आश्चर्य की बात होती है। ये उस शेख हसीना के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको इंदिरा गांधी जी ने परिवार यहाँ पे शरण दी थी और उनके प्राण बचाया। ठीक है, और इसी पर सवाल किया जाएगा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी जो अपने सवाल उठाए हैं। लेकिन बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा करें कि आखिर दिल्ली पर पूरा फोकस क्यों है सभी का। और दूसरी बात ये कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं घुसपैठियों का मुद्दा उठता है, और अब इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ घुसपैठियों का ही मुद्दा हावी नहीं है, किसानों का मुद्दा और सावरकर कॉलेज को लेकर भी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सावरकर कॉलेज भी रखा जाएगा, इस पर भी लगातार सियासत हो रही है। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव से पहले हावी हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि पोद्दार जी से मैंने सवाल किया था, अमित जी जवाब दीजिएगा, अनंत अमित जी, कि
क्यों आखिर जो सीमाएं हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, वहां से घुसपैठिए आसानी से आ जा रहे हैं? कैसे आखिर उनका फर्जी दस्तावेज बन जा रहा है? ये सारी सुविधाएं दे कौन रहा है? कैसे उनको इतनी सुविधाएं मिल रही है कि आप आइए, आपका फर्जी दस्तावेज तैयार है और आकर रहिए दिल्ली और अलग अलग इलाकों में? देखिए अंजलि जी, प्रश्न आपके बड़े जायज है और मैं निरंजन भाई की बात सुन रहा था। निरंजन भाई की कई बातों से मैं सहमत। और जहां तक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की हिंदुस्तान में घुसपैठ की बात है, तो जैसा कि उन्होंने बताया, मालदा और मुर्शिदाबाद का उदाहरण दिया, तो आप देखिएगा कि झारखंड के चुनाव को बहुत नजदीक से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं झारखंड से ही आता हूँ। और झारखंड में जहां तक जिस तरीके से रोहिंग्या और डेमोग्राफी चेंज की बात चल रही थी, तो अंजलि जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनाव हुए 1 महीने हो गए, 23 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आज भी आप पाकुड़ चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, राजमहल चले जाइए, तमाम उनका चले जाइए, शिकारीपाड़ा की तरफ चले जाइए, आज भी ये मुद्दा जिंदा है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी इन मुद्दों को लेकर राज्य में घूम रही है, चुनाव के बावजूद भी, चुनाव खत्म होने के बावजूद। आम आदमी पार्टी कह रही है अनंत अमित जी कि आप डेटा नहीं रख रहे हैं। डेटा अंजलि जी, डेटा सारे डेटा है और डेटा के आधार पे ही काम किया जा रहा है। जिस तरीके से मालदा के, बांग्लादेश के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद के रास्ते झारखंड और झारखंड के रास्ते, ट्रेन में आप चले जाइए तो ट्रेन में कई ऐसी ट्रेनें मिलेंगी जिसमें कि जो भाषा से समझ में आ जाता है कि हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी है, और वो दिल्ली आ रहे हैं। तो किसके साथ आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? सरकार इस पे काम कर रही है और इसके परिणाम मिल रहे हैं अंजलि जी। कई वोटर लिस्ट से नाम जो काटे जा रहे हैं और जिनका दर्द आम आदमी पार्टी के संस्थापक और खुजरीवाल जी को नहीं, आम आदमी पार्टी की नजर में तो अनंत अमित जी वो पूर्वांचली हैं, आप पूर्वांचलियों का नाम काट रहे हैं। नहीं अंजलि जी, एक भी पूर्वांचली का नाम कटा हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके नेशनल मीडिया चैनल पे बैठा हूं, आप बता दीजिए एक भी पूर्वांचली आदमी का नाम अगर कटा होगा वोटर लिस्ट से, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो कहिएगा उसके लिए तैयार हूं। और जहां तक नाम कटवाने की बात है, इनके नेता संजय सिंह जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, ये अपना वोटर लिस्ट और अपनी पत्नी का नाम कटवाने की बात कर रहे हैं अंजलि जी। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि संजय सिंह और उनकी पत्नी जी का नाम दो जगह है, एक हरिनगर दिल्ली में और दूसरा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, दो जगह। एक राज्यसभा का सांसद इस तरह का घिनौना काम करता है और अपने वोटर लिस्ट कटने की बात करता है और दोनों जगह पे वोटर लिस्ट का नाम है। ये तो बहुत कोई ना कोई तो तथ्य जरूर आम आदमी पार्टी पेश करना चाहेगी। नितेश जी, आपके पास कोई ना कोई तो तथ्य जरूर होगा जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूर्वांचलियों का नाम काटा है। किन ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिसके आधार पर आप ये तथ्य रख रहे हैं कि बीजेपी ने नाम काटा है? नितेश जी की आवाज बढ़ाइएगा। आपके सामने ही बात रखूं, मैं चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है। अभी चर्चा चल रही थी कि किसने रोहिंग्या को बसाया, कौन उसकी आईडी बना रहा है। मैं बताता हूँ, आप सुनिए ना। मैं लेके बैठा हूँ, हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, मैं ट्वीट पढ़ूंगा। India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, our Rohingya refugee will be shifted to individual flat in Bakranwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock Delhi police protection. जनाब, मुझे नहीं मिलता प्रोटेक्शन, आपको नहीं मिलता। रोहिंग्या को प्रोटेक्शन देने वाली सरकार ये एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम कह रहे हैं किससे पूछ रहे हो? आपके अंदर हिम्मत है, आप जाके आप, मैं कह रहा हूँ आज आप हरदीप पुरी जी को बैठा लो, एक एक एड्रेस बता देंगे क्योंकि उन्होंने बताया है, उन्होंने फ्लैट दिया है, बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं, कह रहे बिजली देंगे, पानी देंगे, पढ़ाई देंगे, सुनाई देंगे, नौकरी देंगे। आप बताइए, चैनल के बैठ के पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। निरंजन जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप भी चिंता करिए। सीमा से भी आ गए, सीमा से आने के बाद दिल्ली में भी बसे हुए हैं और एक मंत्री जी उसको शरण देके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे, उनको बेसिक एमिनिटीज भी देंगे, उनको हम दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी देंगे, अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, रहने का घर देंगे। और हमको आपको क्या मिल रहा है? कहना चाह रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, कहिए। अंजलि जी, मैं अब आप कहता हूँ दूसरे पूर्वांचली वाले विषय पे। ठीक है, इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। आपके चैनल पे झूठ बोलिए और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि झूठ को एक्सपोज करने की। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, वो एफिडेविट निकालिए किस संघ का है और उनके वोट जौनपुर से दिल्ली ट्रांसफर करने का। ठीक है। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा
कि इससे अमित जी से आप बता चाहिए कि अगर इसका एक भी प्रमाण अगर ये आपके चैनल पर साक्ष्य करते, मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि फॉर्म 8 जब वो एफिडेविट फाइल हुआ था अभी लास्ट दिसंबर में, जब उन्होंने उनकी सदस्यता कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, पहले निरंजन प्रताप जी के पास आते हैं, फिर अमित जी आपसे सवाल होगा अगला। नए वोटर लिस्ट के तरफ में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, कहिए निरंजन जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रखिए, फिर अनंत अमित जी से भी सवाल होगा कि आखिर जो वोट काटने की बात चल रही है उसका। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाषा से पहचाना जा सकता है, या जिस तरीके से इन्होंने झारखंड के जिलों की और क्षेत्रों की बात की, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर घुसपैठ होती है, यानी कि जिसको कहते हैं कि जो सीमा से जो दबे घुटनों के बल जो भारत के अंदर घुसते हैं, वो एक तरह का, जिस तरीके से घर के अंदर दीमक उत्पन्न होती है, वो एक तरह का दीमक के समान है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, गृह मंत्रालय उनके पास है, सारी की सारी सेनाओं की कमांड उसके पास है, सारी की सारी एजेंसियां उनके पास है, अगर उनके रहते ये दीमक अगर भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो क्या केवल वो चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए उनके लिए मुद्दा है क्या? क्या वो केवल चुनाव के अंदर भाषण देने के लिए उनके लिए एक मुद्दा है क्या? जिस तरीके से 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, क्या आज तक ऐसी कोई मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं किया? जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी के ऊपर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को इन्होंने उसके अंदर कवरिंग में ले आए, जिस तरीके से इन्होंने लेकिन सवाल ये है अनंत अमित जी कि महज कुछ वक्त बचा है। ठीक है निरंजन जी, आपकी बात सुन ली हमने, सवाल भी आपका उन्होंने सुन लिया होगा, लेकिन महज चुनाव में कुछ वक्त बचा है और ऐसे समय में वोटर लिस्ट से नाम काटना, क्या आपने पूरी पड़ताल की थी? क्या सत्यापन कराया गया था? जो लोग भारतीय हैं, जो पूर्वांचली हैं या फिर जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, सत्यापन कराया था आपने? निश्चित तौर पे अंजलि जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी 30 तारीख को, विगत 30 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव आयोग ने एक पत्र फर्जीवाल जी को भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप जिस तरीके से दिल्ली के छोटे बच्चों, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है और जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से आप कई जगह चले जाइए अंजलि जी दिल्ली में, तो बीएलओ को मार मार कर आपके कार्यकर्ता भगा देते हैं और उनका वोटर लिस्ट में या तो जोड़ने के नाम पर या काटने के नाम पर। ये कौन कर रहा है? ये कई बीएलओ ने शिकायतें की है कि आम आदमी का पार्टी लेकर आता है और मारता है और हमें कहता है कि या तो नाम से कौन कर पा रहे हैं? आम आदमी के पार्टी। निरंजन जी की बात पे जवाब दे देना। निरंजन ने बड़े अच्छे सवाल किए। निरंजन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 14 वर्षों से लगातार पिछले 10.5 वर्षों से हमारी सरकार है केंद्र में। निश्चित तौर पे बीएसएफ, एसएसबी ने इतना काम किया है। आज जो विगत 60 वर्षों का कांग्रेस का कार्यकाल रहा देश में, और कांग्रेस ने जिस तरीके से रोहिंग्या और तमाम ऐसे लोगों को देश में घुसाने का काम किया, तो निरंजन जी हमारी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से सख्ती हमने की है। और आज तमाम, चाहे वो बांग्लादेश हो, इस बात का पहले जवाब दीजिएगा अनंत अमित जी। जैसा कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोग जो 40 सालों से रह रहे हैं, उनका नाम काट दिया गया है। ऐसे कई लोगों को, जैसा कि अभी मेरी टीम से ही कुछ लोग बता रहे थे कि उनके भी परिवार में से कुछ लोगों का नाम काटा गया है। तो अंजलि जी, मैंने एग्जाम्पल बताया ना, ये नाम कौन कटवा रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ। ये तो 3 बड़े लोग थे। आप तो आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम तो 3 एक उपराष्ट्रपति के बेटे की बात कर रहे हैं, हम तो डायरेक्टर जनरल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, और हम तो एडमिरल की बात कर रहे हैं। वोट कौन कटवा रहा है? हमने भी चुनाव आयोग से कहा है, पार्टी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे किसकी रणनीति है। अब आपका वोट कोई जांच के कटवा दे रहा है, बड़ी बात आपने बता दी कि जांच होनी चाहिए। नाम पहले कट गया, जांच बाद में हो। हम तो आम आदमी की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो 3 वरिष्ठ लोगों की बात कर रहे हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। और ये आज हमने जांच में पाया है कि आम आदमी का कार्यकर्ता रवि अरोड़ा जी, बना रहा इलेक्शन बखूबी आप सभी बातों से यहाँ पर समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने बात की कि सभी को दिलचस्पी हो रही है दिल्ली में। कहीं ऐसा तो नहीं सबको लग रहा है कि यहाँ एक बड़ा वोट बैंक है, चाहे घुसपैठी हो या फिर यूँ कह ले कि पहचान छुपाकर अपने आप को पूर्वांचली बता रहे हैं, या फिर वाकई में वो पूर्वांचली है।
कह तो नहीं सकते, तो वाकई में जांच का विषय है, लेकिन ना ऐसा तो नहीं सबको अब दिलचस्पी इसी बात पर हो रही है कि चलिए दिल्ली चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। देखिए, बड़े हास्यास्पद लगता है जब हम ये सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नाम कट रहा है तो क्यों कट रहा है। दूसरी बात, बहुत सारी पार्टियां जिस प्रकार से यहाँ पर आ रही हैं, दिल्ली के अंदर दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो मैं समझता हूँ इस बार क्या हुआ कि माहौल जो था कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिख रहा था। पर 2100 वाली जो स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर आई, और यह स्कीम बीजेपी लाना चाहती थी। सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद वो चाहती थी कि दिल्ली के अंदर ऐसी कोई स्कीम लाई जाए, लेकिन उससे पहले ही बाजी मार गए अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया शुरू की और जो है संदीप दीक्षित जी साहब को कहते हैं जाकर कि जी जितना कुछ हो रहा है ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच पुलिस को सौंप दी गई। अब होता क्या है कि केजरीवाल जी भी खुला जो है दिल से इस बार छाए हुए हैं कि जी हमने ऑटो वालों को भी सब कुछ देना है, हमें पंडितों को भी देना है। जब अब तक मौलवियों को दे रहे थे, हम पंडितों को भी देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे, और भी बहुत सारी स्कीमें लेकर आ गए। लेकिन सब सच्चाई ये है कि एंटी इनकम्बेंसी से बाहर निकलने के लिए जो केजरीवाल जी ने रूट अपनाया, उसको लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकारा चुके हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो अपना दाव खेल सकती हैं, शायद कुछ बेनिफिट हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहेगी आम आदमी पार्टी की अगर हमारा वोट खिसकता है तो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जाए। तो ऐसे में वोट बैंक किधर जाएगा? मतलब साफ है कि सभी पार्टियां इस हमाम में नहाना चाहती हैं। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जहाँ से केजरीवाल जी खड़े हो रहे हैं नई दिल्ली से, वहाँ पे जो है वहीं से एक दमदार कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी उतार रही है, कांग्रेस संदीप दीक्षित जी को उतार चुकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार लड़ाई जो है मुद्दों से भटक कर कहीं ना कहीं उन बातों पर है जिनका दिल्ली से कोई सरोकार नहीं है। और सच्चाई ये है कि आम आदमी, दिल्ली का आम आदमी कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। और यही स्थिति सभी पार्टियों की भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि जी किसों को सारे हम नहीं पार कर लेंगे। बीजेपी अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई, क्योंकि उसको ये लगता है कि आखिर कैंडिडेट का लिस्ट निकालने से पहले पूरा मंथन कर लिया जाए, और जितना टाइम लग रहा है उससे उसको नुकसान हो सकता है। कांग्रेस इस में है कि हमारा जनाधार जो टूट कर चला गया है आम आदमी पार्टी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फाइट जितनी मजबूत होगी बीजेपी को उतना फायदा होगा, और इस बार बीजेपी पूरी फाइट देने के मूड में है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि कम से कम सत्ता में ना आ पाए, लेकिन अपना जनाधार जो हमारा चला गया वो वापस ले आए। और ऐसे में छोटी छोटी रीजनल पार्टियां जो दूसरे स्टेट से आकर यहाँ पे काम खराब करेंगी, तो कुल मिला के इस बार एक ऐसी खिचड़ी बनने जा रही है कि अभी तक लोगों को भी कंफ्यूज है कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। बिल्कुल, और ये खिचड़ी तो गठबंधन में भी बन रही है। इधर शिवपाल यादव, टीना जी, शिवपाल यादव तो ये कह रहे हैं कि हम तो बस बीजेपी को हराना चाहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी तो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, और हम कांग्रेस से भी यही कहेंगे। लेकिन लग तो यही रहा है जो स्थिति दिल्ली में है कि कांग्रेस यहाँ पर भी अपनी जमीन दोबारा से बचाने की, तिबारा से बचाने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि 2 बार तो जमीन आपके पाँव से नीचे से खींच ली आम आदमी पार्टी ने। अभी जो बड़े जुमलेबाज पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने फर्जीवाल बोल दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी द्वारा घटित शब्द है, तो शब्द ना चुराइए। कम से कम वो फर्जीवाल कांग्रेस पार्टी ने अपने श्वेत पत्र में कहा है, तो आप फर्जीवाल मत चुराइए। दूसरी बात, क्योंकि आपको चुराने का बहुत शौक है, आपको गारंटी शब्द भी आपने चुराया था, तो खैर। लेकिन मैं रवि जी का बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोल रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने थोड़ी ना शिकायत करी। इनके आम आदमी पार्टी के 2 विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास कल्याण विभाग ने एक लेटर निकाल के जारी ये कर दिया कि भाई ये कोई 2100 रुपए जो महिला सम्मान के नाम पर है, ये कोई स्कीम ही नहीं है। हमने थोड़ी शिकायत करी, उसके बाद हमने शिकायत करी, क्योंकि इनके विभाग ने इनका जो एक्सपोज करने का काम है वो किया। इस बात तो शिकायत करी वो सबके सामने है, सबके सामने। इसमें शिकायत की क्या, इसमें छुपाने की क्या बात है? हमने एलजी को लिखा, हम एलजी के पास पत्र लेकर गए, हम एलजी से मिले। दूसरी बात, अगर आज ये इतनी इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, अरे भाई 11 साल से आप भजिया चल रहे थे, 11 साल से क्या कर रहे थे आप तो सत्ता में है ना। और देश के प्रधानमंत्री को तो इस पे बहुत पहले हम बार बार कहेंगे कि ध्यान देना चाहिए था। उनको जैसे ही चुनाव की डेट आने वाली होती है, उनको तुरंत क्रांति सूझती है कि कुछ किया जाए, कुछ विषय बुलाने जाए। अरे भाई, आप जो है इतने समय से सत्ता में रहे, आपको तो तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज इनको बांग्लादेशी भी दिख रहे हैं, आज इनको घुसपैठी भी दिख रहे हैं, आज इनको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे कि मेरा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि मैं अपनी सरकार को संभाल नहीं पाया, मैं चला नहीं पाया ठीक से। क्योंकि आज ये जो हालत हो रही है, आज आप गिन के बता रहे हैं कि इतने बांग्लादेशी आ गए हैं,
और लगातार वोट काटने की बात तो साफ तौर पर है। इसमें ये जो सूचना आयोग है, चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, ये तो बीजेपी की जेब में बैठा हुआ है। हमने देखा होगा चंडीगढ़ मॉडल किस तरीके से काम किया। तो चुनाव आयोग कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के, क्योंकि ये तंत्र से जीतते हैं। इनके पास तंत्र है, तंत्र लगा लीजिए। ठीक है, नितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आनंद जी आप जवाब देंगे। नितेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, दम घोटू हवा में रह रहे। ठीक है, अंजलि जी मैं चाह रहा था कि मेरे पास कुछ नाम आए हुए हैं जिसके नाम कटे हुए हैं। मैं चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात पता चले कि कैसे इनके नाम जुड़ेंगे और ये पूर्वांचली समाज के जो लोग आते हैं इनके साथ आप क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। सुनील कुमार, पुष्पा जैन, अजय वर्मा, नीता, पूनम वर्मा, अदिति अग्रवाल, सीताराम, दिव्या गुप्ता, प्रिया और तो और मेरे पास मैं एक विधानसभा का बता रहा हूँ, दूसरी विधानसभा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 81 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4529 एप्लीकेशन दायर करी है नाम काटने के लिए। मुझे बताइए क्या ये सब्जेक्टेड नहीं लगते डाटा आपको? और जो मजदूर, जो साथी हमारे पूर्वांचल समाज के दिल्ली के विकास में बराबर की भागीदारी देते हैं, आपको उनके साथ क्या दिक्कत है भाई? हम उनको साथ लाके खड़ा करना चाह रहे हैं, बराबर का हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं, और आपको क्या है? और आप बड़ी सदन में उनको रोहिंग्या कह देते हो, बड़ी सदन में उनको बांग्लादेशी कह देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के को भी पूर्वांचल समर्थक करते होंगे, मैं मानता हूँ, और मनोज तिवारी जी को तो आज भी रिजाइन दे देना चाहिए। वो एक लोभ और लालची आदमी है। अनंत अमित जी जवाब दीजिएगा। एक तो टीना धर्मवीर जी आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग को लेकर, और दूसरा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नितेश जी कह रहे हैं, उन्होंने लिस्ट भी दिखा दी है कि ये लिस्ट है, और अब आप इस पर जवाब दीजिए कि क्यों नाम काटे जा रहे हैं एक के बाद एक बिना सत्यापन के। लगातार शोर मचा के कह रही थी कि 11 वर्षों से हमारी सरकार है, टीना जी 60 वर्षों में आपकी सरकार रही। देश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी। और आंतरिक सुरक्षा की बात आप करती हैं, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पे पार्लियामेंट नहीं चला सिर्फ आपके युवराज की वजह से। आपका युवराज देश में क्या फालतू बकवास है ये? अरे बताइए ना, आप खुद नहीं चलवाना चाहते थे, अडानी जी ने आपको संकेत दे दिया, अडानी जी ने आपको सूचना दी कि ये सदन नहीं चलना चाहिए। आप बताइए, अडानी जी ने आपको दिया कि नहीं? आपको पत्र लिखा होगा कि संसद नहीं चलनी चाहिए, संसद नहीं चलने दिया। देश का जो सत्ता में बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है संसद चलने की, आपकी जिम्मेदारी थी, और आपने संसद नहीं चलने दी, और सारंगी जी जाके हॉस्पिटल में जाके लेट गए। अरे बताइए आप मुझे बताइए सबको चलनी चाहिए थी कि नहीं? वहाँ पर आपसे सवाल करते, डिबेट के माध्यम से नहीं, वहाँ आपसे पूछते कि घुसपैठे पर आप बताइए, घुसपैठे पर आपकी सरकार से हम सवाल पूछते, और लगातार 3 नाम लिए जा रहे कि 3 नाम काट दिए, 3 नाम काट दिए। 3 नाम काटने से क्या हो जाएगा? वो तो आप लोगों का काम है, 3 लोगों को आगे कर देते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं आकर। आप लोग समस्याओं से हमेशा भागते रहे, आपके पास कोई समाधान नहीं रहा है, और बस ये रहा है कि कैसे जैसे करके हम चुनाव जीत जाए। इस चुनाव जीतने से आप जनता की भलाई नहीं कर पाए हैं, और लगातार आपका यही प्रयास रहा है संसद चले। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि दोनों में से किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आप दोनों एक एक करके नहीं बात कर रहे हैं। नितेश जी अभी आप एक लिस्ट दिखा रहे थे, लेकिन इधर तो बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि इस वोट बैंक को पाने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ताकि सरकारी योजनाओं तक इन लोगों को पहुंचाती है, ताकि जो ये वोट बैंक है, जो ये बड़ा धड़ा है रोहिंग्याओं और बांग्लादेशों का, इनका लाभ आम आदमी पार्टी को मिल सके चुनाव के समय में। और पिछले 2 चुनाव में भी यही लाभ मिलता रहा है अभी तक। भाई एक बात बताइए, मैंने अभी आपको एक बाकायदे इनके मंत्री का ट्वीट पढ़ाया जिसमें बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी दे रहे हैं, ये घर लोगों को घर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इनके सेठ अडानी जी भारत की बिजली चुरा के बांग्लादेश को देते हैं, बेचते हैं, ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, और इसका लाभ हम कैसे दे रहे हैं? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। आपका सवाल ही मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने बार-बार कह रहा हूँ, मैंने आपको नाम गिनाए, मैंने कहा उसमें सुनील भी है, नीता भी है, शोभित भी है, अदिति भी है, दिव्या भी है, प्रभु भी है, प्रिया भी है,
गुलबर भी है, कीर्ति भी है, शिवानी भी है। अरे ये कहाँ पे, ये कौन, ये पूर्वांचली है। और अगर पूर्वांचली व्यक्ति, अगर आपको रोहिंग्या दिखता है, मैं यही तो कह रहा हूँ। निरंजन पोद्दार जी आपके पास आते हुए बहुत कम समय है। निरंजन जी, जब ऐसे समय में, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का मुद्दा न सिर्फ चुनाव से, वोटों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और जनसांख्यिकी से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो ऐसे में क्यों नहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को या फिर अन्य राज्यों की सरकार को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया है। और जैसे चुनाव आते हैं, आपस में यहाँ पर झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है कि आपने घुसपैठियों को जगह दी है और हम नाम काट रहे हैं, हम ऑपरेशन चला रहे हैं। मिलकर क्यों नहीं विचार किया जाता है? निश्चित रूप से देखिए अंजलि जी, तमाम राजनीतिक दलों को एक चीज सोचनी चाहिए कि राजनीति की जगह राजनीति करें और राष्ट्रनीति की जगह राष्ट्रनीति करें। लेकिन जब राष्ट्रनीति के ऊपर भी राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देश आगे नहीं जाता। और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर से कह रहे थे कि झारखंड की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार या फलानी सरकार, तो मेरा यह मानना है कि केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार फिर धारा 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। भाई उन सरकारों को बर्खास्त करो जो सरकार राष्ट्रद्रोह समान कार्य जो भी सरकार करे उसको दंडित करो। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस मामले के ऊपर सारे के सारे हीला हवाली हैं, सारे के सारे जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आपको एक चीज मैं बताऊं, सर्वविदित है जिस तरीके से ओखला के अंदर पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया गया है। ठीक है रवि जी, जिस तरीके से देखिए, जैसे कि अभी पोद्दार जी भी कह रहे हैं कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है, और जब बात आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर तो ये मुद्दा और भी ज्यादा हावी हो चुका है। अब तो पूरे देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसी नाम पर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, यह बात स्पष्ट है कि ये मैंने पहले भी आपको कहा कि सीपीएम के समय में एक बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आए थे, उसके बाद निरंतर जारी रहे। कुछ समय पहले बीएसएफ को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, उसके बाद थोड़ा ऑपरेशन चलाए गए पीछे भी। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि जो लोग पहले आ चुके हैं उनके पास हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं। आज आप एलिगेशन लगाते हुए 10 बार आपको सोचना पड़ता है पूरी तरह, क्योंकि जबकि उनकी लैंग्वेज पहले बेशक से जब वो आए होंगे वहां की रही होगी, वो डिफेंस है। मैं खुद बंगाल कई बार गया हूँ, दीघा से दार्जिलिंग तक सब देखा है मैंने। लेकिन मैंने ग्राउंड रियलिटी ये देखी है कि वहां की भाषा वो जानते थे, लेकिन अब वो जो हिंदुस्तान का जो बंगाली है उसकी भाषा बोलने लगे और हमारे संसाधनों पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, आज का भी विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आपने सुना, और वाकई में जिस तरीके से चुनाव का वक्त आता है घुसपैठियों का मुद्दा भी उठता है, लेकिन अब जब पूरा फोकस है दिल्ली पर तो सभी पार्टियों का भी फोकस है, साथ ही घुसपैठियों का मुद्दा भी उठ रहा है और स्थानीय मुद्दों से हटकर तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।